अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये उस वक़्त की बात है जब चंगेज़ खान की फ़ौजें दुनिया भर पर काबज़ होने जा रही थीं। इनके सिपाही वहशी और दरिंदा सिफ़त इंसान थे। ये मंगोल जिस शहर को भी फतह करते वहाँ के तमाम मर्दों को कत्ल कर देते, जबकि औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता। इसी तरह वस्ती एशिया की एक मुसलमान बस्ती में एक मुसलमान बच्चे को गिरफ्तार किया गया। ये बच्चा, जिसका नाम महमूद था, ये है तो बहुत खूबसूरत था। इसकी एक आंख पैदाइशी सही ना थी। मंगोल इसको दमिश्क के बाजारों में बेचने के लिए ले गए, लेकिन इसकी एक खराब आंख के बायस इसे कोई भी खरीदने को तैयार ना था। यही लड़का मंगोल के लिए एक भयानक ख्वाब साबित होगा, इसका किसी मंगोल को इल्म ना था। बहरहाल एक मिस्री अमीर ने यह बच्चा खरीद कर अपनी बीवी की खिदमत में दे दिया। ये एक सख्त मिजाज औरत थी जो कि इस बच्चे को खूब मारती पीटती। एक दफ़ा इस मिस्री अमीर की बहन अपने भाई से मिलने दमिश्क आई। जब इसने इस बच्चे महमूद की इस हालत ज़ार को देखा तो इस बच्चे को अपने साथ दमिश्क ले गई। इस औरत का अपना ज़ाती कोई बेटा ना था, चनाचे इसने महमूद को अपना बेटा बना लिया और इसको बैबर्स का नाम दिया। यही लड़का आगे जाकर रुकनुद्दीन बैबर्स कहलाया। कुछ लोग इसे सलाहुद्दीन सानी कहते हैं तो कुछ मंगोल पर नाज़िल होने वाला खुदाई कहर। इस औरत ने रुकनुद्दीन को सिपा सलारी और बेहतरीन इल्म फ़नून सीखने के लिए हरार रवाना कर दिया। अब बैबर्स अपनी गैर मामूली जहानत और जिस्मानी ताकत और खुदा राज सलाहियतों के बायस मिस्र की फ़ौज में तरक्की करते करते एक फ़ौजी दस्ते के सलार बन गए। इसी ज़माने में सलीबी जंग जारी थी जो फ्रांस के बादशाह ने की थी। बदकिस्मती से इन दिनों मिस्र का बादशाह अल-मल्क सालेह इंतकाल कर गया और हुकूमत का निज़ाम इसकी बीवी के हाथ में आ गया। ये मलका बहादुर और जहानतदार थी। उन्होंने सलीबी मुहिम का भरपूर मुकाबला किया। इस जंग में यूरोपीय ईसाई के शामिल होने के बावजूद न सिर्फ इनको शिकस्त हुई बल्कि जंग के कमांडर लुइस को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो जंग थी जिसमें रुकनुद्दीन बैबर्स अपनी जंगी महारतों की वजह से मंजरे आम पर आए। इनकी जहानत, ईमानदारी और सिपा सलारी को देखकर इन्हें फौज में सरदार आला का ओहदा मिल गया। इस दौर में इस्लाम की हालत बहुत तशवीशनाक थी। मंगोल कई मुस्लिम रियासतों को तबाह व बर्बाद कर चुके थे। अब इनकी अगली नज़र मिस्र की रियासतों पर थी, क्योंकि कुर्राए अर्ज़ पर मुसलमानों की आखिरी पनाहगाह थी। इब्तिदा में तो मंगोलों के सरदार हलाकू खान ने मिस्र के सुल्तान सैफ को धमकी दी और खत लिखा जिसमें बिना लड़े हथियार टालने का हुक्म था। मिस्र के गवर्नरों ने सुल्तान को मशवरा दिया कि वह हलाकू की बात मान ले, मगर इनकी फौज का सरदार आला रुकनुद्दीन इस बार पर डट गया कि अपनी फौज की अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। लिहाजा तय ये पाया कि मिस्र के गवर्नर ने अपने तमाम इख्तियारात रुकनुद्दीन के सुपुर्द कर दिए ताकि जंग के दौरान इन्हें कोई मसला दरपेश ना हो। वो अपनी सिपा सलारी और माहिर इल्म फ़नून के बायस अपनी फ़ौज को हर किस्म की सिपाहगिरी सिखा चुका था, यहाँ तक कि सुल्तान, उमरा और मिस्री शहजादों के बच्चे भी इस मुशक्क़त से ना बच सके। फ़ौज को मजबूत करने के साथ साथ वो महल में साजिशी उमरा का खात्मा भी कर रहा था। अनातोलिया और तमाम शाम व फ़लस्तीन में अपने जासूस फैलाए। इनकी रसाई मंगोलिया तक थी। जो भी रुकनुद्दीन की मंगोल के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों का सुनता वो रुकनुद्दीन को पागल कहता, क्योंकि उस दौर में मंगोलों की इतनी ताकत थी
के लोग इनसे लड़ना तो दूर इनके सामने आने से कतराते थे। लेकिन रुकनुद्दीन इन तमाम बातों से बलातर अपनी जंगी कार्रवाइयों में मशगूल था। रुकनुद्दीन की बेइंतहा मेहनत को देखकर कुदरत ने भी उनका भरपूर साथ दिया। हुआ यूं कि जब मंगोल मिस्र पर हमला करने लगे थे तो मंगोलों का खाकाने आजम मोके खान इस दुनिया से चल बसा। ने खाकाने आजम के इंतकाब के लिए हलाकू को वापस जाना पड़ा, मगर इसने अपनी आधी से ज़्यादा फौज और तमाम सिपा सलारों को इब्नुल जलूद के मकाम पर ठहरे रहने का कहा और खुद वापस चला गया। रुकनुद्दीन ने मंगोलों के हमले का इंतज़ार किए बगैर खुद आगे बढ़कर इनके लश्कर पर हमला कर दिया। अब रुकनुद्दीन ने मुस्लिम तारीख को दोहराते हुए अपने से कई गुना बड़ी फौज को खाक में मिला दिया। इस जंग में नाकामी के बाइस हलाकू की मिस्र की तरफ पेशकदमी रुक गई। रुकनुद्दीन ने शाम और फ़लस्तीन के तमाम इलाकों को मंगोलों से पाक कर दिया। इन तमाम कार्रवाइयों को देखकर मिस्र के गवर्नर ने रुकनुद्दीन को मिस्र का सुल्तान करार दिया। रुकनुद्दीन का एक और कारनामा खिलाफत उस्मानिया का दोबारा क़याम था। अब्बासी खिलाफत का एक बेटा जो कि किसी तरह मंगोलों की कैद से भाग निकला था, सुल्तान रुकनुद्दीन अपने जासूस की मदद से उस तक जा पहुंचा। रुकनुद्दीन इसको मिस्र ले आया और इसे मुसलमानों के नए खलीफा का दर्जा दिया। सुल्तान रुकनुद्दीन को मंगोलों के खिलाफ एक ताकतवर इत्तेहादी मिल गया जिसका नाम बुरके खान था। अब दोनों ने मिलकर हलाकू के तमाम हमलों को खाक में मिला डाला। इब्नुल जलूद के अलावा सुल्तान बैबर्स ने हलाकू के बेटे अबाका समेत कई मंगोल लश्करों को ढेर कर दिया। रुकनुद्दीन वो शख्स था जिसको सलीबी जंगों का खात्मा करने का आज़ाद भी हासिल है। जब रुकनुद्दीन ने सलीबियों को मंगोलों का साथ देने के इल्ज़ाम पर इनके बादशाह पर हमला करना चाहा तो सलीबियों और ईसाइयों का एक बड़ा लश्कर मुसलमानों को कुचलने के इरादे से आया। लेकिन अफ्रीका के रेगिस्तान में इस सलीबी लश्कर को ताउन की वबा ने घेर लिया। लातदाद सलीबी और इनका बादशाह इबरतनाक मौत मारे गए। रही सही कसर सुल्तान बैबर्स ने पूरी कर दी। अपनी फौज का ऐसा भयानक हाल देखने के बाद दोबारा कभी यूरोप की हिम्मत ना हुई कि वो सलीबी लश्कर रवाना करते। ये तमाम कार्रवाइयाँ सर अंजाम देने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन बुखार के बाइस सिर्फ 57 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। आपका मज़ार आज भी दमिश्क में मौजूद है, जो दौरे आज़म में एक अजीमुशान कुतुब खाने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।